बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट द डिक्टेटर्स बाय पेब्लो नेरूदा। इस पोएम में हम देखेंगे अबाउट ऑथर नेमली पेब्लो नेरूदा, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन, थीम और लास्ट में सिम्बॉलिज्म। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर पेब्लो नेरूदा, ये इसके पेन का नाम था। इसका जो एक्चुअल नेम है वो है रिचर्डो एलिसर नेफ्थेलिया रेइस बोसेल्टो। और ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक पोइट, डिप्लोमेट, सेनेटर थे। पॉलिटिकल पार्टी इसकी कम्युनिस्ट थी। इसकी डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1904 चिली में हुई थी। डेथ इसकी 23 सितंबर 1973 चिली में हुई। नेशनलिटी इसकी चिलियन थी। अवार्ड्स जो इसको मिले थे, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1971, लेनिन पीस प्राइज़ 1953, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1950 में मिली थी। और पेब्लो नेरूदा ये पोइट थे और ये जो है मतलब एंड ही बिकेम मींस ही वाज नोन एज अ पोइट व्हेन ही वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड। और इसने वैरायटी ऑफ स्टाइल्स में लिखा था, जिसमें सरेलिस्ट पोएम, सरेलिस्ट से मुराद ये सरेलिस्ट जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है सर का जो मतलब है वो ऑन एंड अबव। सो सरेलिस्ट पोएम्स वो पोएम थे जिसमें पोइट्स जो है इमेजिनेशन और ड्रीम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे लॉजिक और रीजंस को दिया जाता है। इसमें जो राइटर्स होते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में रैशनल लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हिस्टोरिकल एपिक्स, ओवरटली पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज, a prose autobiography and passionate love poems such as the ones in his collection 20 love poems and a song Disaffair 1924। और नेरूदा जो कि एक डिप्लोमेट थे, तो इसकी जो डिप्लोमेंट थी वो मुख्तलिफ़ पोजीशंस में डिफरेंट कंट्रीज़ में होती थी। और इसने चिलिन मींस जो चिली है उसके लिए, उस मुल्क के लिए काफ़ी सर्विसेज जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में भी दिए थे। और चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी के सेनेटर थे। जब प्रेसिडेंट गैब्रिएल गोंज़ालेज़ विडेला आउटलॉड कम्युनिज़म इन चिली इन 1944, एक वारंट जारी हुई थी कि इसे गिरफ़्तार किया जाए। तो फिर इसके दोस्तों ने इसे कहीं छुपाया था, लेकिन ये फिर फ़रार हुआ था अर्जेंटीना। और जब अर्जेंटीना फ़रार हुआ तो ये 3 साल तक उधर रहा। और उसके बाद और फिर इस तरह हुआ कि जो मतलब ये जो चिली सोशलिस्ट प्रेसिडेंट सल्वेंडर एलेंडे के जो है क्लोज़ एडवाइज़र थे। एंड व्हेन ही गॉट बैक टू चिली आफ्टर एक्सेप्टिंग हिज नोबेल प्राइज़ इन स्टॉकहोम, एलेंडा इनवाइटेड हिम टू रीड एट द एस्टेडियो नेशनल बिफोर 70,000 पीपल। मींस प्राइज़ के दौरान, नोबेल प्राइज़ के वक्त इसने 70,000 लोगों के सामने जो है स्पीच की थी। और नेरूदा वाज हॉस्पिटलाइज विद कैंसर इन सितंबर 1973। इसे कैंसर हुआ था 1973 में। एट दैट टाइम ऑफ द कॉप डेट बाय लीड बाय ऑगस्टो पिनोचेट। ये एक डिक्टेटर थे। ये ऑगस्टो पिनोचेट जो थे ये एक डिक्टेटर थे। और इसने किसकी हुकूमत गिराई थी? एलेंडा की। एलेंडा जो कि प्रेसिडेंट थे चिली के प्रेसिडेंट थे। और फिर इस पे ये इल्ज़ामात थे, मींस जो ऑगस्टो पिनोचेट जो कि डिक्टेटर थे उस पे ये इल्ज़ामात थे कि इसी ने प्रेसिडेंट को मारा था किसी पॉइज़न इंजेक्शन के ज़रिए। इसी तरह फिर पेब्लो नेरूदा की भी डेथ हो जाती है 23 सितंबर 1973 में, जस्ट आवर्स आफ्टर लिविंग द हॉस्पिटल, ऑल्दो इट वाज लॉन्ग रिपोर्टेड दैट ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, कि इसको जो है हार्ट अटैक आया था। बट द इंटीरियर मिनिस्टर जो था, चिलियन इंटीरियर मिनिस्टर गवर्नमेंट, उसने ये स्टेटमेंट दी थी 2015 में कि मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट के नेरूदा की जो डेथ थी उसमें इन्वॉल्वमेंट जो थी तो वो थर्ड पार्टी की थी, मींस अपोजिशन की थी। लेकिन इसके जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स थे उसमें ये इशू नहीं हुआ था कि इसकी जो डेथ थी वो किसी सब्सटेंस से हुई थी या किसी और चीज़ से हुई थी। तो ये सब कुछ रिजेक्ट किया गया था, ये जो एलिगेशन थे, जो इल्ज़ामात थे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो डिक्टेटर थे ऑगस्टो पिनोचेट, उसने ये ऐलान किया था, ये डिक्लेयर किया था कि
कि कोई भी इसके फ्यूनरल में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन चिलियन अवाम को तो पता चल गया था। फिर भी स्ट्रीट्स में, जो गलियों में थे, जो शहरों में थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे बाहर आए थे जस्ट फॉर हिम। नेरुदा इज़ ऑफन कंसिडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ चिली, ये नेशनल पोएट है चिली के, एंड हिज वर्क्स हैव बीन पॉपुलर एंड influential worldwide. The Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez once called him the greatest poet of the 20th century in any language. तो इसने इसे बेहतरीन पोइट करार दिया था 20th century का. And the critic Harold Bloom included Neruda as one of the writers central to the Western tradition in his book The Western Canon. और सेलियंट फीचर्स की बात करें तो नेरुदा की जो बॉडी है, पोइट्री की जो बॉडी है, वो हमेशा रिच और वेरिड होती है, दैट इट डिफाइज ईजी समरी, मतलब ईजी लोगों को समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसके पोएम में हमेशा आपको लव, टाइम, डिस्ट्रैक्शन, लॉनलीनेस के थीम्स नज़र आएंगे। और इसमें जो है मीन्स आल्सो रेज्ड विद पॉलिटिकल एनर्जी, आइडियाज़ ऑफ सोशल डिके, आइसोलेशन, एलिनेशन, कम्युनिज्म एंड ऑपरेशन। तो ये डिफरेंट थीम्स है जो इसके पोइट्री में आप लोगों को नज़र आएंगे। नेरुदा जो कि एक रोमांटिक पोइट थे, लेकिन आफ्टर अ डिप्लोमेट इसके जो वर्क्स थे उस पर काफ़ी असर पड़ा था। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज लेटर वर्क्स। ही केम टू बिलीव दैट द वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ थॉट, व्हेन दीज आर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस रूटेड इन ह्यूमन नीड, आर इंसेपरेबल फ्रॉम अ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। सो इसके अगर की फैक्ट्स की बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास वो आता है जनरल ऑगस्टो पिनोचेट। पेब्लो नेरुदा जो कि चिली में रहते थे 1970 से लेकर 1980s तक, साउथ अमेरिकन पोइट थे ये। तो साउथ अमेरिकन जो थी मीन्स ये चिली जो थी ये साउथ अमेरिका की कॉलोनी थी, जिस तरह मैक्सिको हो गई, ब्राज़ील हो गई, ये सारी जो थी क्या थी, ये साउथ अमेरिकन की कॉलोनीज़ थी। उस वक्त क्या हुआ था कि एक डिक्टेटर आया था जिसका नाम था जनरल ऑगस्टो पिनोचेट। ये एक मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने बहुत से लोगों को मारा था। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उसमें आते हैं। 1989 में इसने बहुत से लोगों को मारा था। और इसी बंदे ने, इसी जनरल ने, ऑगस्टो पिनोचेट ने 20 साल तक हुकूमत की, मींस 20 साल तक एज अ डिक्टेटर था। सो एक फेयर थी चिलियन अवाम में तब, जब तक ये बंदा उस वक्त जब हुकूमत कर रहा था। सो आप देखेंगे कि जो पेब्लो नेरुदा है उसको पोएम्स में वो डायरेक्ट हिंट तो नहीं करता, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इसका नाम ले गए जो डिक्टेटर्स है, ये पोएम में भी आपको किसी डिक्टेटर का नाम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये लोग फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो इसलिए इस पोएम में भी इसने किसी डिक्टेटर का नाम नहीं लिया। और दूसरा की फैक्ट ये है कि ये पोएम जो था सबसे पहले स्पेनिश में लिखा गया था। 1950 में इसे लिखा गया था स्पेनिश में, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1952 में। इसी ये पब्लिश भी 1952 में हुआ था। किसने पब्लिश किया था इंग्लिश में? बिन बिटेट। और ये जो था हंगर इन द साउथ में पब्लिश किया गया था। हंगर इन द साउथ जो कि एक पोएम भी है और एक बुक भी है। और जैसे मैंने बताया था, इस पूरे पोएम में किसी डिक्टेटर का नाम मेंशन नहीं किया गया, जस्ट हिंट दिया गया है कि इस तरह चिली में एक डिक्टेटर था जिसने लोगों को मीन्स मारा था और चिलियन अवाम उससे बड़ी खौफज़दा थी। और पेब्लो नेरुदा के पोएम्स जो हैं हमेशा रोमांटिक या तो पॉलिटिकल होते हैं, और इस पोएम में पोइट ने किसी डिक्टेटर का नाम नहीं लिया। और डिक्टेटर्स में, और जो डिक्टेटर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं वो कैसे आते हैं? बाय पावर आते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्ट पावर के ज़रिए आते हैं। अब पावर में क्या आता है? पावर स्ट्रक्चर आता है, इनइक्वलिटी आती है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और इस पोएम में 3 टेक्निक्स यूज़ हुए हैं, जिसमें मेटाफोरिकल है, एलेगोरिकल है और सिंबॉलिक है। सो अब हम बढ़ते हैं पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ। पहले 3 लाइंस की समरी देखते हैं। एन odor has remained among the sugar cane, a mixture of blood and body, a penetrating petal that brings nausea. एक स्मेल है, किस चीज़ की स्मेल है?
ब्लड और बॉडीज़ मींस लाशें बिखरी पड़ी है, और जो मरे हुए लोग हैं जिनको मार दिया गया है उनकी लाशें शुगर केन के खेतों में पड़ी है, मींस गन्ने के खेतों में पड़ी है। और उन लाशों से स्मेल आती है, ऐसी स्मेल जिससे कह आती है, जिससे उल्टी आती हो, जो बंदे को बीमार कर दे। नौसिया का मतलब है वो कैफियत जिसमें कह आती हो, जिसमें उल्टी आती हो। और पेंट्रेटिंग का मतलब है तेज़। तेज़ से मुराद यहाँ पर बदबूदार मींस पेंजेंट स्मेल। और फोर्थ लाइन, बिटवीन द कोकोनट फार्म्स द ग्रेव्स आर फुल। और इस लाइन में कोकोनट फार्म से मुराद साउथ अमेरिकन की बात कर रहा है। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये डायरेक्ट हिंट नहीं देता किसी भी डिक्टेटर का, सिर्फ मतलब ये इस तरह शो करा लेता है पोएम में कि इस तरह एक जुल्म हुआ था चिली में, और किसने वो जुल्म किया था, एक डिक्टेटर आया था। तो इस पूरे पोएम में आप देखेंगे कि ये किसी डिक्टेटर का नाम नहीं लेता। अब जैसे पहले 3 लाइन में इसने बता ही दिया कि इस तरह लोग जो थे मर रहे थे, उनकी जो लाशें थी वो शुगर केन के खेतों में पड़ी थी। तो फोर्थ लाइन्स का मतलब भी यही है कि इस लाइन में जो कोकोनट फार्म से मुराद है साउथ अमेरिकन की बात कर रहा है। साउथ अमेरिकन में ये जो चिली है ये इसकी कॉलोनी थी। इसी तरह ब्राज़ील, मैक्सिको, ये सब जो कंट्रीज़ बनी थी ये सब साउथ अमेरिकन की कॉलोनीज़ थी। और फिफ्थ लाइन में क्या कह रहा है कि फ्राइंड बोन्स ऑफ स्पीचलेस डेथ रेटल्स, और उनको वायलेंटली मारा गया है, बेज़ुबान मौत गूंज रही है, और लोग स्पीचलेस है मींस डिक्टेटर्स अलाउ नहीं करते कि कोई बोले, बट लाशों की स्मेल है। अब इस पूरे 5 लाइंस में नोट ये है कि मींस इसका जो अगर समरी देखे पूरे 5 लाइंस की, तो इन 5 लाइंस में लोगों के बारे में बताया गया है, मींस चिलियन अवाम के बारे में बताया गया है जो मारे गए थे, जिनकी लाशें खेतों में पड़ी थी, जिनसे स्मेल आती थी। 6th और 7th लाइन की समरी देखेंगे अब। द डेलिकेट डिक्टेटर इज़ टॉकिंग विथ टॉप हैट्स, गोल्ड ब्रेड एंड कॉलर्स। और यहाँ पे पैलेस का सीन शो कराया गया है। वो कौन सा पैलेस? जहाँ पे वो डिक्टेटर्स रहते थे। मीन्स कि जो डिक्टेटर्स हैं वो लोगों से बातें कर रहे हैं एक इन अ डेलिकेट वे, मतलब नाजुक लहजे में, या अंदर ये जो है अंदर से कुछ और है। और इनका जो अंदाज़ है वो लोगों से मींस इन्होंने एक किस्म की जो है हेड्स पहनी है, और जो कि रॉयल फैमिली को शो करती है, और सोने के जेवरात और अच्छे अच्छे कॉलर्स बांधे हैं, एक ख़ास किस्म का कॉलर जो रॉयल फैमिली में यूज़ होता है। एंड द टिनी पैलेस ग्लेम्स लाइक अ वॉच, और पैलेस जो है चमक रहा है वॉच से, मीन जो घड़ियाँ वगैरह अंदर लगी उससे चमक रहा है, और ये जो है लग्जरियस लाइफ को शो करता है। अगले लाइंस का मतलब ये है कि एंड द रैपिड लॉफ्स विद ग्लव्स ऑन क्रॉस द कॉरिडोर्स एट टाइम्स, और कॉरिडोर से गुज़र रहे हैं। कौन गुज़र रहे हैं? डिक्टेटर्स, और हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है, मतलब हिपोक्रेट है, जालिम है, मुनाफिकत उनके अंदर भरी पड़ी है। और ये लोग जालिम लोग हैं, जो डिक्टेटर्स हैं वो जालिम होते हैं। अब एंड जॉइन द डेड वॉइसेस एंड द ब्लू माउथ्स फ्रेशली बेयरेड। 3 मनाजर हैं। अब 3 मनाजर की बात हो रही है। ऑप्रेस्ड का मीन्स जो जुल्म करते हैं, ऑप्रेसर्स जिन पे जुल्म किया जाता है। ऑप्रेसर से मुराद जो जुल्म करते हैं। दूसरे मंज़र जो है ऑप्रेसर का है, ऑप्रेसर से मुराद जिन पे जुल्म किया जाता है। और तीसरा मंज़र है 2 मनाज़र को मिलाया गया है, और मज़ीद कहता है कि जो नए नए को दफनाया गया है उनका कोई गम नहीं, और ये ख़ुद हंस रहे हैं। कौन खुद हंस रहे हैं? ये जो डिक्टेटर्स हैं, जो जालिम लोग हैं, वो जो हैं लोगों को मार के भी उनके अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं, वो फिर भी हंस रहे हैं। The weeping can't be seen like a plant whose seeds fall endlessly on the earth। और एक ऐसा मंज़र, लोग रो रहे हैं लेकिन लोगों को नज़र नहीं आते, और उन लोगों का रोना धोना लोगों को नज़र नहीं आता, जैसे पौधे या बीज नज़र नहीं आते, और वही सीड्स आखिर में, वही बीज जो है आखिर में ज़मीन पर गिर ही जाते। इसी तरह लोगों का रोना धोना भी एक दिन दूसरे लोगों को नज़र आ ही जाएगा। और उसके बाद अगले लाइन में जो है ये कह रहा है whose large blind leaves grow even without
लाइट और दरख्तों का जिक्र किया है। धूप कम होने के बावजूद ज़िंदा रहना चाहते, इसी तरह लोग भी ज़िंदा रहना चाहते, उनकी तरफ इशारा है। अगला लाइन, ही ट्रेड हैज़ ग्रॉन स्केल ऑन स्केल। पॉइंट जो है पावर की बात कर रहा है और एक दूसरे को नफ़रत सिखाई जाती है। फ़ाशिज़म की बात हो रही। फ़ाशिज़म से मुराद ये कि जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है एक दूसरे के लिए, मींस नफ़रत सिखाई जाती है। अब नफ़रत फैलाया जा रहा है और पावर में आता है, जैसे डिक्टेटर हमेशा पावर यूज़ करता है, तो पावर में क्या आता है? पावर स्ट्रक्चर, इनइक्वलिटी, वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स एंड फ़ाशिज़म। फ़ाशिज़म से मुराद नफ़रत फैलाई जाती है। और ब्लो ऑन ब्लो इन द गैस्टली वाटर ऑफ द स्वैम्प, आहिस्ता आहिस्ता वायलेंस और हेट्स फैलाया जा रहा है। वही बात आती है कि वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, और ये पानी में दंसे की तरह, मतलब नफ़रत पानी में दंसे की तरह है। और मज़ीद ये कहता है कि जो नफ़रत है वो भयानक शक्ल और सूरत की तरह है। गैस्टली मीन्स भयानक शक्ल और सूरत। लास्ट लाइन, विद अ स्नाउट फुल ऑफ ओस एंड साइलेंस। स्नाउट से मुराद तूतनी, और इनमें से भी एक स्नाउट की तरह जो बाहर निकला हुआ है। स्नाउट जैसे हाथी की नाक होती है उस तरह बाहर निकला हुआ है। इनमें से भी एक है, लेकिन वो तो है खामोश, लेकिन नफ़रत से भरा पड़ा है, फ़ाशिस्ट है। मींस इन्हीं डिक्टेटर्स की बात कर रहा है कि इनमें से भी एक ऐसा बंदा है जो हाथी की जो स्नाउट है, मींस जो नाक है, उसकी तरह बाहर है तो खामोश, लेकिन उसके अंदर नफ़रत भरी पड़ी है। वो बहुत ज़्यादा जालिम है, हिपोक्रेट है। तो ये थी आज की पोएम। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके थीम की। थीम में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो है इसका डिक्टेटरशिप और डिक्टेटर्स। डिक्टेटरशिप अमरीत को क्या कहा जाता है और डिक्टेटर्स अमर। अब डिक्टेटरशिप जैसे मैंने बताया था, डिक्टेटर्स जो होते हैं वो पावर के ज़रिए आते हैं, वो कोई इलेक्शन वगैरह नहीं कराते, डायरेक्ट पावर के ज़रिए आते हैं। तो यही जो चिलियन गवर्नमेंट पे जिसने वो हुकूमत चलाई थी, वो कौन थे? जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे और जिसने 20 साल जो थी हुकूमत की थी चिली पे, और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इसने मारे थे 1989 में। सो इसका फिर तख्ता 20 साल बाद उल्टाया दिया गया। और ऑप्रेस और ऑप्रेसर्स है दूसरा मेन पॉइंट, जिस पे जुल्म किया जाता है और जो जुल्म करते हैं। कैजुअलिटी से मुराद अमवात, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। सो स्पीचलेस, लोगों को बोलने नहीं देते थे ये लोग। फील्ड से मुराद जैसे लोगों की जो लाशें थी वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में पड़ी रहती थी, जैसे शुगर कैन। और वायलेशन थी, पावर इन्होंने यूज़ किया था, इनइक्वलिटी थी, लाइफ स्टाइल ऑफ डिक्टेटर्स के बारे में बताया गया है। सो दिस वाज द मेन थीम ऑफ द डिक्टेटर्स बाय पैब्लो नेरुदा। सिंबॉलिज़म की बात करें तो स्नाउट, वॉचेस, हेट्स, ग्लव्स, शुगर कैन, पैलेस, गोल्ड एंड प्लांट्स। और ये ग्लव्स जो है हिपोक्रेट की अलामत है, मींस चुप बैठा है। कौन चुप बैठा है? एक डिक्टेटर। So this was all about today's poem. Thanks for watching. Do subscribe channel and press the bell icon to notify you for every new video. तो चैनल पे नए हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।